बबलू हाथी सुबह सवेरे अकेले वन में टहलने के लिए निकला। वह अपने ही धुन में चला जा रहा था। लगता था उसके दिमाग में कोई उलझन है जिसे वह सुलझाने की कोशिश कर रहा था। सड़क पर आगे बढ़ते ही उसके सामने चीकू खरगोश भागा। बबलू का पैर उसके ऊपर पड़ने ही वाला था कि चीकू जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर बबलू ने अपना पैर पीछे खींच लिया। कहाँ खोए हो बबलू भाई? कहीं नहीं, बस कुछ ऐसे ही सोच रहा था। किस बारे में? तुम जानकर क्या करोगे? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तुम तो जानते हो आजकल वन में कितनी चोरियां हो रही हैं, पर चोर का कोई अता पता ही नहीं है। इस बात को लेकर वन के सारे प्राणी चिंतित थे। वे वहाँ खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। अरे चीकू भाई, हम मजबूर हैं। हम चोर को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। वह बहुत चालाक है और अपने काम को बड़ी कुशलता से अंजाम दे रहा है। कहीं कोई सबूत ही नहीं छोड़ रहा। हमारे राजा इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं। यही कारण है कि हम सब इस बारे में सोच रहे हैं। अब तुम मेरी इसमें क्या मदद कर सकते हो? मैं कुछ सोचता हूँ, हो सकता है मुझे कोई उपाय सूझ जाए। प्रयास करने में कोई हर्ज तो नहीं है। तुम ठीक कहते हो चीकू, लेकिन वन के गुप्तचर भी अभी तक इसका कोई हल नहीं निकाल सके। इतना कहकर वे चुप हो गए। बबलू की बातों ने चीकू को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। चीकू को उदास देखकर बबलू बोला, तुम अपना मन छोटा मत करो। मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरी परेशानी को समझा। कभी मैं भी इस वन के लिए गुप्तचर का काम करता था। एक बार मेरी टांग टूट जाने से मेरे अंदर फुर्ती नहीं रही। तब से मैंने यह काम छोड़ दिया। चीकू, तुम चाहो तो यह काम दोबारा कर सकते हो। वन के प्राणी ज्यादातर दिन में भोजन की तलाश करते हैं, वे रात को आराम करते हैं। तुम दिन रात दोनों में ही भोजन की तलाश में निकल सकते हो। हो सकता है रात को तुम्हें कुछ ऐसी बातों का पता चल जाए जो हमारे काम की हो। हाँ बबलू, तुम ठीक कहते हो। मैं आज रात को वन में घूमकर इस बात का पता करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी देर बातें करके चीकू अपने बिल की ओर बढ़ गया और बबलू अपने रास्ते चला गया। चीकू के दिमाग में अभी तक बबलू की कई बातें घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह बबलू की मदद कैसे करे। दिन भर वह उसी उधेड़-बुन में लगा रहा। शाम होते ही चीकू कुछ सोचने लगा और वह चुपचाप बिल से बाहर निकल आया। चीकू की पत्नी ने देखा तो बोली, इस समय कहाँ जा रहे हो? बाहर खतरा है। खतरा तो सुबह भी रहता है, लेकिन खतरों से डरकर हम भूखे तो नहीं मर सकते। मैं बाहर घूम कर आता हूँ। इतना कहकर चीकू रात को बिल से बाहर निकल आया। कुछ दूर जाकर उसकी नजर बंकू उल्लू पर पड़ी, जो कुछ ही दूरी पर था। वह पेड़ की डाल पर बैठा अपनी गर्दन चारों तरफ घुमा रहा था। वह तेजी से पेड़ की एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ रहा था। बंकू की नजर उस पर नहीं पड़ी थी। कुछ सोचकर चीकू पेड़ के पीछे से बाहर निकलकर थोड़ी खुली जगह पर आ गया और वहाँ से बंकू उल्लू को देखने लगा। बंकू ने चीकू को अंधेरे में भी देख लिया, पर उसने उसमें कोई उत्सुकता नहीं दिखाई और अपनी गर्दन चारों ओर घुमाता रहा। चीकू बड़ी देर तक बंकू की हरकतों पर नजर रखी रहा। वह थोड़ी देर तक खुले मैदान में खड़ा रहा, पर बंकू ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। उसने महसूस किया कि बंकू के आसपास चमकू चमगादड़ भी मंडरा रहा था। कुछ देर वन में घूमने के बाद चीकू अपने बिल में लौट आया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। अगली सुबह बबलू उसी रास्ते में जा रहा था। रास्ते में चीकू उसका इंतजार कर रहा था। आज बड़ी जल्दी आ गए बबलू। हाँ, आजकल मुझे चिंता की वजह से नींद नहीं आती। कोई नई खबर है क्या? यकीन से तो मैं नहीं कह सकता, पर मैं तुम्हें ऐसे प्राणी का नाम बता सकता हूँ जो शायद चोरों की मदद कर रहा है। कौन है वो? बंकू उल्लू। इतना कहकर चीकू ने रात की घटना उसे ज्यों की त्यों सुना दी। इसे सुनकर बबलू का माथा ठनका। बबलू की आंखें चौंधिया गई। तुम ठीक कह रहे हो। मुझे आज रात बंकू और चमकू पर नजर रखनी होगी। इतना कहकर वे दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। बबलू रात को अपने साथियों के साथ बंकू पर नजर गड़ाए रहा। उसके संदिग्ध गतिविधियों को देखकर बबलू ने उसे उसके साथियों चंकी और संकी लोमड़ के साथ पकड़ लिया। बबलू ने सख्ती से पूछताछ करनी शुरू कर दी। तुम इस समय बंकू चमकू के साथ क्या कर रहे हो? हम चारों दोस्त हैं, इसलिए साथ बैठकर बात कर रहे हैं। चमगादड़ और उल्लू की दोस्ती तो समझ में आती है, पर लोमड़ के साथ दोस्ती कैसे हो सकती है? सख्ती से पूछने पर दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और सभी चोरियों के बारे में बताया जो उन्होंने कुछ दिन पहले वन में की थी। बबलू ने उनके चोरी का सारा सामान भी बरामद कर लिया। बंकू और चमकू को अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी आसानी से कैसे पकड़ में आ गई। नाम का एक कछुआ था और उसके मुख से निकला,
आज पता नहीं क्यों पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। मैं सुबह सुबह ही पढ़ने के लिए उठ गया था। लाख कोशिश के बावजूद मुझसे पढ़ाई नहीं हो पा रही। लगता है रात को ठीक से सोया नहीं, लेकिन मैं तो 10 बजे सो गया था। यानी मैं 8 घंटे से अधिक सो चुका हूँ। लेकिन 8 घंटे की नींद तो काफी होती है। मुझे थोड़ी देर कुछ काम करना चाहिए, फिर पढ़ने बैठूंगा, तब मन भी बहल जाएगा। टर्बो घर में ही टहलने लगा, लेकिन जल्दी ही बोर हो गया। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी टर्बो बोला, क्यों ना थोड़ी देर टीवी देख लूं। वो कार्टून और फिल्म देखने लगा, लेकिन उसे पढ़ाई की भी चिंता हो रही थी। उसने कुछ ही देर बाद टीवी भी बंद कर दिया। उसने फिर से अपनी किताब खोली। टर्बो का काफी सारा होमवर्क बाकी बचा था, लेकिन पढ़ाई में मन न लगने के कारण परेशान था। ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्यों ना मैं अपने किसी दोस्त की मदद लूं। इस तरह उसके मन में लिली नाम की गिलहरी, किट्टी नाम की बिल्ली, मीकू नाम का खरगोश जैसे दोस्तों के नाम आए। मैं मीकू के पास जाता हूँ, वो काफी बुद्धिमान भी है, वो मेरी जरूर मदद करेगा। ये सोचते हुए टर्बो अपनी किताब व कॉपी के साथ मीकू के पास मिलने निकल गया। तभी मीकू बोला, अरे टर्बो, अच्छा हुआ तुम आ गए। मीकू ने उसका स्वागत किया, लेकिन जब उसकी नजर टर्बो की किताबों पर पड़ी तो वो चौंक गया। तुम अपनी किताब कॉपी के साथ आए हो, कोई खास काम है क्या? हाँ, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यार, मेरा बार बार पढ़ाई में मन नहीं लगता। मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर मन ही नहीं लग रहा। इतना होमवर्क पड़ा हुआ है, पता नहीं मैं उसे कैसे पूरा करूँगा। टर्बो की बात सुनते ही मीकू बोला, पहले तुम आराम से बैठो। मम्मी ने आलू के पराठे बनाए हैं, उन्हें खाओ, फिर तुम्हारे होमवर्क के बारे में सोचते हैं। टर्बो ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, पराठे तो वाकई बहुत स्वादिष्ट थे। अब बताओ मैं क्या करूं? अपना होमवर्क कैसे पूरा करूं? मीकू ने उसे समझाया, तुम बेकार टेंशन ले रहे हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस तुम्हें समय का सदुपयोग करना होगा। मैं बताता हूँ तुम अपना होमवर्क कैसे पूरा कर सकते हो। तुम हर सुबह 3 घंटे का समय निकालो, उन 3 घंटों को तुम लॉक कर सकते हो, तब तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तभी टर्बो बोला, लॉक मतलब? मीकू बोला, मतलब जैसे कि हमारी अलग अलग क्लास होती है, गणित, विज्ञान, इतिहास, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम गणित की क्लास में सिर्फ गणित पढ़ते हैं, विज्ञान की क्लास में सिर्फ विज्ञान, उसी तरह से इस लॉ क्लास में भी तुम सिर्फ पढ़ाई ही करोगे। चाहे कुछ भी हो जाए, उन 3 घंटों में दूसरा कोई काम नहीं करोगे। वैसे अगर बहुत जरूरी काम हो तो बात अलग है, लेकिन तुम्हारा पूरा जोर पढ़ाई पर ही होगा। मुझे पता चल गया कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। मैं एक ही बार में सभी काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब मैं अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता दूंगा। पहले उसे ही पूरी करने की कोशिश करूंगा। टर्बो ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई तुम्हारा शुक्रिया। मीकू बोला, अरे इसमें शुक्रिया कहने की क्या बात है, एक दोस्ती ही तो दूसरे दोस्ती के। बबलू हाथी सुबह सवेरे अकेले वन में टहलने के लिए निकला। वह अपने ही धुन में चला जा रहा था। लगता था उसके दिमाग में कोई उलझन है जिसे वह सुलझाने की कोशिश कर रहा था। सड़क पर आगे बढ़ते ही उसके सामने चीकू खरगोश भागा। बबलू का पैर उसके ऊपर पड़ने ही वाला था कि चीकू जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर बबलू ने अपना पैर पीछे खींच लिया। कहाँ खोए हो बबलू भाई? कहीं नहीं, बस कुछ ऐसे ही सोच रहा था। किस बारे में? तुम जानकर क्या करोगे? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तुम तो जानते हो आजकल वन में कितनी चोरियां हो रही हैं, पर चोर का कोई अता पता ही नहीं है। इस बात को लेकर वन के सारे प्राणी चिंतित थे। वे वहाँ खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। अरे चीकू भाई, हम मजबूर हैं, हम चोर को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। वह बहुत चालाक है और अपने काम को बड़ी कुशलता से अंजाम दे रहा है, कहीं कोई सबूत ही नहीं छोड़ रहा। हमारे राजा इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं। यही कारण है कि हम सब इस बारे में सोच रहे हैं। अब तुम मेरी इसमें क्या मदद कर सकते हो? मैं कुछ सोचता हूँ, हो सकता है मुझे कोई उपाय सूझ जाए। प्रयास करने में कोई हर्ज तो नहीं है। तुम ठीक कहते हो चीकू, लेकिन वन के गुप्तचर भी अभी तक इसका कोई हल नहीं निकाल सके। इतना कहकर वे चुप हो गए। बबलू की बातों ने चीकू को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। चीकू को उदास देखकर बबलू बोला, तुम अपना मन छोटा मत करो। मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरी परेशानी को समझा। कभी मैं भी इस वन के लिए गुप्तचर का काम करता था। एक बार मेरी टांग टूट जाने से मेरे अंदर फुर्ती नहीं रही, तब से मैंने यह काम छोड़ दिया।
चीकू तुम चाहो तो यह काम दोबारा कर सकते हो। वन के प्राणी ज्यादातर दिन में भोजन की तलाश करते हैं, वे रात को आराम करते हैं। तुम दिन रात दोनों में ही भोजन की तलाश में निकल सकते हो। हो सकता है रात को तुम्हें कुछ ऐसी बातों का पता चल जाए जो हमारे काम की हो। हाँ बबलू, तुम ठीक कहते हो। मैं आज रात को वन में घूम कर इस बात का पता करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी देर बातें करके चीकू अपने बिल की ओर बढ़ गया और बबलू अपने रास्ते चला गया। चीकू के दिमाग में अभी तक बबलू की कई बातें घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह बबलू की मदद कैसे करे। दिन भर वह उसी उधेड़-बुन में लगा रहा। शाम होते ही चीकू कुछ सोचने लगा और वह चुपचाप बिल से बाहर निकल आया। चीकू की पत्नी ने देखा तो बोली, इस समय कहाँ जा रहे हो? बाहर खतरा है। खतरा तो सुबह भी रहता है, लेकिन खतरों से डरकर हम भूखे तो नहीं मर सकते। मैं बाहर घूम कर आता हूँ। इतना कहकर चीकू रात को बिल से बाहर निकल आया। कुछ दूर जाकर उसकी नजर बंकू उल्लू पर पड़ी, जो कुछ ही दूरी पर था। वह पेड़ की डाल पर बैठा अपनी गर्दन चारों तरफ घुमा रहा था। वह तेजी से पेड़ की एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ रहा था। बंकू की नजर उस पर नहीं पड़ी थी। कुछ सोचकर चीकू पेड़ के पीछे से बाहर निकलकर थोड़ी खुली जगह पर आ गया और वहाँ से बंकू उल्लू को देखने लगा। बंकू ने चीकू को अंधेरे में भी देख लिया, पर उसने उसमें कोई उत्सुकता नहीं दिखाई और अपनी गर्दन चारों ओर घुमाता रहा। चीकू बड़ी देर तक बंकू की हरकतों पर नजर रखे रहा। वह थोड़ी देर तक खुले मैदान में खड़ा रहा, पर बंकू ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। उसने महसूस किया कि बंकू के आसपास चमकू चमगादड़ भी मंडरा रहा था। कुछ देर वन में घूमने के बाद चीकू अपने बिल में लौट आया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। अगली सुबह बबलू उसी रास्ते में जा रहा था। रास्ते में चीकू उसका इंतजार कर रहा था। आज बड़ी जल्दी आ गए बबलू। हाँ, आजकल मुझे चिंता की वजह से नींद नहीं आती। कोई नई खबर है क्या? यकीन से तो मैं नहीं कह सकता, पर मैं तुम्हें ऐसे प्राणी का नाम बता सकता हूँ जो शायद चोरों की मदद कर रहा है। कौन है वो? बंकू उल्लू। इतना कहकर चीकू ने रात की घटना उसे ज्यों की त्यों सुना दी। इसे सुनकर बबलू का माथा ठनका। बबलू की आंखें चौंधिया गई। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे आज रात बंकू और चमकू पर नजर रखनी होगी। इतना कहकर वे दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। बबलू रात को अपने साथियों के साथ बंकू पर नजर गड़ाए रहा। उसकी संदिग्ध गतिविधियों को देखकर बबलू ने उसे उसके साथियों चंकी और संकी लोमड़ के साथ पकड़ लिया। बबलू ने सख्ती से पूछताछ करनी शुरू कर दी। तुम इस समय बंकू चमकू के साथ क्या कर रहे हो? हम चारों दोस्त हैं, इसलिए साथ बैठकर बात कर रहे हैं। चमगादड़ और उल्लू की दोस्ती तो समझ में आती है, पर लोमड़ के साथ दोस्ती कैसे हो सकती है? सख्ती से पूछने पर दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और सभी चोरियों के बारे में बताया जो उन्होंने कुछ दिन पहले वन में की थी। बबलू ने उनके चोरी का सारा सामान भी बरामद कर लिया। बंकू और चमकू को अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी आसानी से कैसे पकड़ में आ गई। एक दफा का जिक्र है, सरसब्ज पहाड़ियों से घरी हुई एक छोटी सी बस्ती में दो बहन भाई रहते थे, राफी और आयशा। राफी, बड़ा भाई, अपनी चालाकी के लिए मशहूर था, मगर वो अक्सर अपनी चालाकी को शरारतों के लिए इस्तेमाल करता था। आयशा, इसकी छोटी बहन, नेक दिल थी, मगर राफी के शरारती कामों में वह आसानी से शामिल हो जाती थी। एक दिन दोपहर के वक्त जब वो अपने घर के बाग में खेल रहे थे, इन्हें एक पुराना धूल से भरा हुआ संदूक मिला। संदूक के अंदर उन्हें एक चमकदार लकड़ी की छुड़ी मिली जिस पर प्रासरार नक्श व नुगार बने हुए थे। तजस्सुस से भरे हुए वो छुड़ी को अपनी दादी जहरा के पास ले गए। दादी जहरा की आंखें छुड़ी को देखकर पहचान से चमक उठीं। मेरे प्यारे बच्चों, ये एक जादुई छुड़ी है, उन्होंने वजाहत की। ये ख्वाहिशात पूरी कर सकती है, मगर याद रखो, इसे अक्लमंदी और नेकी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। अगर उसे खुद गर्जी या बेवकूफ़ी से इस्तेमाल किया गया तो ये मुश्किलात पैदा कर सकती है। जो दादी जहरा की वार्निंग को नजरअंदाज करते हुए राफी ने फौरन एक बड़ी मिठाई के ढेर की ख्वाहिश की। अचानक कमरा मिठाइयों, चॉकलेट्स और केकस से भर गया। आयशा खुशी से चला उठी, मगर जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि मिठाइयाँ इतनी ज्यादा हैं कि वो खा नहीं सकते और पूरा घर एक चपचपी जिंदगी में बदल गया। जिंदगी की परवाह किए बगैर राफी ने दूसरी ख्वाहिश की और सुनहरी साइकिल जाहिर हुई, मगर ये इतनी भारी थी कि चलाने में मुश्किल थी और जैसे ही राफी ने उसे चलाने की कोशिश की वो टूट गई।
मायूस होकर इसने एक के बाद एक ख्वाहिश करना जारी रखा। हर एक ख्वाहिश का नतीजा किसी न किसी मुसीबत में निकला। आयशा, जो ये सब देख रही थी, करने की कोशिश करें। राफी, शायद हमें ऐसी चीज की ख्वाहिश करनी चाहिए जो दूसरों की मदद करे। राफी ने हचकचाते हुए इत्तेफाक किया। आयशा ने अपनी आंखें बंद की और बस्ती के खशक कनवे को ताजा साफ पानी से भरने की ख्वाहिश की। जादुई छुड़ी रोशन हो गई और जब वो कनवे की तरफ दौड़े तो उन्हें कनवा चमकते हुए पानी से भरा हुआ मिला। देहाती खुशी से झूम उठे और राफी और आयशा का शुक्रिया अदा करने जादुई छुड़ी की हकीकी ताकत को समझा। इसने अपनी पछली बेवकूफियों के लिए आयशा और दादी जहरा से माजरत की। इस दिन के बाद राफी और आयशा ने जादुई छुड़ी को सिर्फ नेक कामों के लिए इस्तेमाल किया, जिससे उनकी बस्ती खुशहाल हो गई। किसी नन्मा अखलाक, इस कहानी से सीखने को मिलता है कि ताकत और वसाइल को अक्लमंदी और नेकी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। खुदगर्जी या बेवकूफाना अमल मुसीबत ला सकते हैं, मगर जब उन्हें दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो खुशी और खुशहाली ला सकते हैं। उम्मीद है आपको